Hello guys, how are you? Hope so you guys are doing well. Today we are going to start a new chapter guys. Till now we have completed our chapter 2 which is accounting process and you guys have done beautifully in that. So आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 5 से. द नेम इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. सर ये नाम तो पहले भी सुना है सर, ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा बच्चों, क्योंकि 11th में आप ऑलरेडी पढ़े हो इसको, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. शुरू करने से पहले मुझे आपको एक बात खास बतानी है कि बच्चों एग्जाम में मिनिमम 5 to 6 मार्क्स का वेटेज रहता है इस चैप्टर का, है ना. और डेप्रिसिएशन कौन नहीं जानता, हर बच्चा जानता होगा. बट इसको हम थोड़ा और बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. जितना आप पढ़े हो उससे थोड़ा इन एडिशन टू दैट इसमें सीए में कवर होता है. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड विद द डेप्रिसिएशन. यू रेडी गाइस? यस, ऑलवेज रेडी सर. आप बस शुरू करो, हम आपके साथ हैं, है ना. बस आप हमेशा साथ रहियो, मजा आएगा. Depreciation बच्चों, if I'll ask you that what is depreciation, then anyone can say very easily that a fall in the value of fixed asset or tangible assets. A fall in the value of fixed asset or tangible assets. सर ये तो हमको पता था बच्चों. आज तक आप फिक्स्ड असेट और टेंजिबल असेट्स वर्ड यूज करते हो, उसकी जगह पे बच्चों धीरे धीरे आप वर्ड चेंज हो जाएगा, विच विल बी पीपीई. आप पढ़ना शुरू कर दोगे बिकॉज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 नेम हैज बीन आल्सो चेंज टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. पहले जो फिक्स्ड असेट कहते थे ना, उसी को समझ लो आप अभी के लिए, विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बच्चों डेप्रिसिएशन इज फॉर द फिक्स्ड असेट, देन अमोर्टाइजेशन वाज फॉर व्हाट? इंटेंजिबल असेट्स. पता था मुझे, आप लोगों ने बोल भी दिया होगा एक बार कि सर अमोर्टाइजेशन तो इंटेंजिबल असेट्स का होता है. बच्चों मेथड में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मोर और लेस इट इज सेम ओनली. बट हम अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन के ऊपर ध्यान देते हैं, अमोर्टाइजेशन की बात बाद में कर लेंगे. सो depreciation means a fall in the value of fixed asset, or you can say PPE, or you can say tangible assets, property, plant and equipment. Let's say for example you have incurred any capital expenditure. Let's say for an example you have incurred any capital expenditure. Abhi capital expenditure means what? We know that the benefit of which expenditure which will be available for more than 1 year is called as capital expenditure, है कि नहीं. उसी को हम सर असेट भी कहते हैं. हाँ, असेट ही कहते हैं, तो उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बिकॉज असेट को तो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंसेस ऑफ योर करंट ईयर, तो उसको हम डिफर करते हैं एंड एवरी ईयर उसकी यूजफुलनेस के बेसिस पे हम उसको P&L में डेबिट करते हैं इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट. Yes, let's assume that capital expenditure incurred was rupees 11 lakh. 11 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इंकर किया है किसी ना किसी प्लांट पे या मशीनरी पे, कोई असेट समझ लेना. पर आपको याद होगा एक मेथड आप पढ़ते थे पहले भी, स्ट्रेट लाइन मेथड जैसा. सर हम तो 2 मेथड पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. हाँ वो भी आएगा, अभी हम सिर्फ जस्ट बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप याद कर लेना अपनी स्ट्रेट लाइन मेथड, तो आप थोड़ा बहुत लिंक भी कर पाओगे. ओके, तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, मान लो इस असेट की जो आपने अभी अभी परचेज की है 11 लाख की, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 10 years. एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू और यू कैन से साल्वेज वैल्यू इज रुपीज 1 लाख. बच्चों ये क्या होता है रेसिडुअल वैल्यू और साल्वेज वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू होता है. सही बोले बच्चों आप लोग, इट इज योर स्क्रैप वैल्यू ओनली. तो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज 11 लाख, सर समझ गए. 10 years यूजफुल लाइफ थी. एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू वाज 1 लाख रुपीज. देन हाउ मच विल बी योर नेट कॉस्ट फर्स्ट, क्योंकि आपको आफ्टर 10 years कुछ ना कुछ अमाउंट वापस मिलने वाली है विच इज 1 लाख विच यू हैव अज्यूम्ड राइट नाउ. आपने परचेस करने के टाइम पे ही अज्यूम कर लिया कि आफ्टर 10 years यू विल गेट 1 लाख. तो आप उसकी नेट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे 11 लाख माइनस 1 लाख करके, यू विल गेट रुपीज 10 लाख. बच्चों ये जो 10 लाख है विच इज योर नेट कॉस्ट और यू कैन से एक्चुअल कॉस्ट, राइट. इसको हम बच्चों डेप्रिसिएबल वैल्यू भी कहते हैं. मतलब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो नेट कॉस्ट पे चार्ज होगा, वो डेप्रिसिएबल वैल्यू पे चार्ज होगा, वो उसकी एक्चुअल वैल्यू पे चार्ज होगा, ना कि आप सिंपली परचेस कॉस्ट 11 लाख कंसीडर करके छोड़ दोगे. नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएबल वैल्यू पे चार्ज होगा. दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग रेसिडुअल वैल्यू. रेसिडुअल वैल्यू हम माइनस करते हैं, यू विल गेट योर डेप्रिसिएबल वैल्यू. एंड व्हाट इज डेप्रिसिएशन सर? एक बार तो आपने बोला फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. हाँ सर, उसके बेसिस पे हमने एक एग्जांपल भी ले लिया. बट डेप्रिसिएशन कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, हम करते क्या है इसी 10 लाख को
10 साल में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 10 करके एवरी ईयर 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, है कि नहीं? वही तो करते हैं। यस सर। तो डेप्रिसिएशन को हम कह सकते हैं ना कि दैट इट इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ओवर अ यूजफुल लाइफ। इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कह सकते हैं ऐसा? यस सर, जरूर कह सकते हैं। दैट मीन्स व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन दैट 10 lakh, not 1 lakh, that 10 lakh will be divided by 10 years is equal to rupees 1 lakh per annum. That means your depreciation is rupees 1 lakh per annum. सही बात है? यस सर, सही बात है, समझ गए आप, समझदार है बच्चे। चलो ठीक। आई होप सो यू आर गेटिंग एवरीथिंग राइट। हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हमने अभी अभी किया है एक मेथड से, जिसमें हमने क्या किया, हमारी टोटल कॉस्ट जो भी थी उसमें से हमने माइनस कर दी हमारे रेसिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ, यू गॉट द डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, आपको याद है कि ये जो 1 लाख आपने कंसीडर किए थे वो रेसिडुअल वैल्यू थी, है ना? यस यस यस। बट ये रेसिडुअल वैल्यू बच्चों कब की है? आज की है? नहीं नहीं, ये कब की है बच्चों? दैट आफ्टर 10 years of use of my asset, I can sell it as a scrap into the market as 1 lakh rupees. That I am assuming today that after 10 years I will get 1 lakh rupees. तो वही अमाउंट हम आज डिडक्ट करते हैं। ये तो एस्टिमेटेड हमारा बेनिफिट है। बट एक इसमें छोटा सा कंसेप्ट मिस होता है जो आप अभी तो नहीं पढ़ोगे बच्चों। जब आप एफएम पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब एक पॉइंट आएगा बच्चों, विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। शायद कभी आपने सुना भी हो ये कंसेप्ट। दैट मीन्स मनीज वर्थ टुडे इज ऑलवेज मोर देन मनी इज वर्थ टुमारो, ऐसा कहा जाता है ना? लेट्स से दैट आज आप 1000 रुपीज लेके मार्केट में कुछ परचेस करने जाओगे। मान लो आप कोई भी मटेरियल खरीदे तो आप टोटल 10 kg ऑफ गुड्स परचेस कर सकोगे। 10 kg ऑफ गुड्स परचेस कर सकते हो टुडे इन 1000 रुपीज। बट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर छोड़ो, इस एग्जाम्पल के हिसाब से आफ्टर 10 ईयर लिख देता हूँ। आफ्टर 10 ईयर जब आप मार्केट में जाओगे 1000 रुपीज लेके, पता नहीं कितने केजी गुड्स खरीद सकते हो, बट उतना तो क्लियर है, इट मस्ट बी लेस देन 10 kg। प्राइस रिड्यूस होने के चांसेस तो है ही नहीं, मतलब मनी वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती है ना? बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे उसको इग्नोर किया जाता है। मतलब डेप्रिसिएशन काउंट करते वक्त टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ऐड नहीं किया जाता। दैट मीन्स दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अवर अकाउंटिंग। ऐसा मान सकते हो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, है ना? चलो ठीक है, ये तो जस्ट नॉलेज पर्पज के लिए एक्स्ट्रा चीज मैंने शेयर की है, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट अभी आपको इस चैप्टर के रिलेटेड तो नहीं होगी। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल वैल्यू ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ओके, सो इतनी चीजों में हमने जो 3 पॉइंट कंसीडर किए, दैट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। कौन से फैक्टर बच्चों दिख रहे हैं आपको मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन में? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ एन असेट। यस सर, यही तो आपने उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किया था। सेकंड हमने लिखा है यूजफुल लाइफ, सर दैट आल्सो वाज कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। थर्ड वन आई हैव मेंशन रेसिडुअल वैल्यू, दैट आल्सो आई हैव कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन। सही बात है क्या नहीं? रेसिडुअल वैल्यू भी हमने कंसीडर किया। दैट मींस देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन एनी मेथड। आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, ये 3 फैक्टर की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, रेट डिसाइड करने के लिए, डेप्रिसिएशन काउंट करने के लिए, एवरीवेयर वी नीड दिस 3 फैक्टर्स। अभी ये 3 फैक्टर में 2 चीज तो बहुत इजी है, यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू। इट मस्ट बी गिवन इन द एग्जांपल। ओके, हमारा सवाल है कि कॉस्ट ऑफ द असेट मतलब क्या होता है? हमारा क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ द असेट मतलब क्या होता है? लेट्स अज्यूम करो बच्चों कि आपके घर में एसी लेकर आए, घर में छोड़ो फैक्ट्री में समझते हैं क्योंकि हम तो कंपनी की बात करते हैं। फैक्ट्री में आप एसी लेकर आए, एसी है रुपीज 1 लाख। बच्चों बहुत गर्मी है आजकल, इसलिए एसी की डिमांड भी ज्यादा है। 1 लाख रुपीज का वो एसी था, 1 लाख रुपीज का वो एसी था। उस एसी को इंस्टॉल करने के लिए बच्चों कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लगते हैं, जो आते हैं लेके जाते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस। मान लो दे टुक एक्स्ट्रा चार्जेस ऑफ रुपीज 1000 फॉर ट्रांसपोर्ट। यू हैव पेड अ फ्रेट और कैरेज फॉर दैट एसी, और यू कैन से लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस भी आपने पे किया है उसका, विच वाज यू हैव पेड आल्सो 1000। सो नाउ व्हेन आई विल राइट द कॉस्ट ऑफ एसी, हाउ मच कॉस्ट आई विल राइट?
1 lakh or I need to add both of this? You know the answer, right? That means cost of the asset मतलब क्या बात हुई? All the expenses. That means all the expenses. Sorry. That means all the expenses up to the asset is being ready to use. All the expenses up to the asset is being ready to use or put to use is added in the cost of asset. Always it will be added in the cost of asset. मतलब हमारे एग्जाम्पल की बात करें तो our cost of AC is 1,02,000 but not 1 lakh. That means when we need to calculate cost of an asset, all the expenses up to the asset is being ये word याद रखना, ready to use और put to use is added into always the cost of asset. Yes sir, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों. इसमें taxes भी cover होते हैं if that taxes are non-refundable taxes. non-refundable taxes का आपको नॉलेज है नहीं है आई डोंट नो, कि मशीन जब भी आप बच्चों इंपोर्ट करते हो ना तो इंपोर्ट ड्यूटी टैक्सेस सब पे करना पड़ता है कि नहीं. और आपको वो भी पता होगा जीएसटी के बारे में हम पढ़े हैं ऑलरेडी, कि जर्नल एंट्रीज में हमने जीएसटी वाले जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, याद हो तो? यस सर याद आया है ना. मतलब व्हेन वी आर परचेजिंग अवर मशीन, मतलब ये जो आप मान लो एसी जो परचेज किया था उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी पे करना था ऑन 1 लाख. तो 1 लाख पे 18% मतलब 18,000 भी आपको पे करना था. अब ये जीएसटी कोई भी हो सकता है ना, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी है ना, वो सब अभी उसकी जरूरत नहीं. बट उतना कह सकते हैं कि उसमें जीएसटी भी आपने पे किया हो 18,000, तो सर आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर टैक्सेस भी ऐड करने हो तो? 1,02,000 की जगह पे वी विल राइट 1,20,000. देन योर कॉस्ट ऑफ एसेट इज 1,20,000. क्या नहीं? If taxes also must be added because I have written over here including non-refundable taxes ऐसा लिखा था हमने. Yes sir. But याद रखना है जीएसटी के लिए we will assume that GST is a refundable tax. क्या assume करेंगे? GST is a refundable tax. अगर ये refundable tax है तो you will assume that it is not a part of your cost of an asset. Not a part of a cost of an asset. याद रखना ये चीज, बोलना मत. आपको याद है ना जब हमने जीएसटी वाली जर्नल एंट्रीज की थी उसमें याद होगा कि जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसके ऊपर जो आई जीएसटी, सी आई एस जीएसटी, यूटी जीएसटी पे किया था उसको हम लिखते थे इनपुट टैक्स रिसीवेबल डेबिट. राइट? यस सर याद आ गया. और उसी मटेरियल को यूज करके हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते थे, जब वो हम मार्केट में सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, तब आपको टैक्स पे करना पड़ता था विच वाज आउटपुट टैक्स पेएबल अकाउंट. याद है? आप उसमें इनपुट टैक्स रिसीवेबल लिखते थे, यहाँ पे आउटपुट टैक्स पेएबल लिखते थे, और हमने तो उसको सेट ऑफ करने की भी एंट्रीज की है. हाँ सर याद है. आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए हम इनपुट जीएसटी को यूटिलाइज करते थे, है कि नहीं? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते थे, ये वर्ड भी याद आया होगा आपको, है कि नहीं? यस सर याद आ गया. मतलब जीएसटी जो आपने पे किया था उस मटेरियल पे वो वापस रिफंडेबल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आउटपुट टैक्स पे करने के लिए आप उसकी क्रेडिट यूज कर सकते हो ना. ये चीज याद रखना, बोलना मत. बट मैं तो अभी मटेरियल बोल रहा हूँ और हम बात कर रहे हैं असेट वाली डेप्रिसिएशन की, तो हम उसी एसी की बात करते हैं. मान लो वही एयर कंडीशनर आपने लगाया है आपकी फैक्ट्री में, है ना, उसी में आपकी दूसरी मशीनरीज भी होगी और उसी एसी को आप फैक्ट्री में यूज करके गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो. तो व्हेन यू हैव परचेज्ड एन एसी, यू हैव पेड देयर टैक्स. जीएसटी पे किया होगा आपने अकाउंटिंग एंट्री भी कर दी होगी कि सर एयर कंडीशनर को हमने डेबिट किया होगा. इनपुट जीएसटी को आपने भी डेबिट किया होगा, है ना. तो इनपुट जीएसटी रिसीवेबल वर्ड यूज करके ऐड किया होगा, बट हम जब गुड्स सेल करेंगे तो आउटपुट टैक्स पेएबल आएगा. बच्चों गुड्स सेल करते वक्त जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी, क्या उसको यूटिलाइज करने के लिए आप एसी की इनपुट टैक्स रिसीवेबल था वो यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? और ये एग्जांपल मैंने आपको तब भी बताया था. यस सर कर सकते हैं. मशीनरी का भी जो आपने जीएसटी पे किया होता ना वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं गुड्स के आउटपुट जीएसटी पे करने के लिए. दैट इज द बेनिफिट वी आर हैविंग. इमीडिएटली ले सकते हैं, छोड़ो सॉरी, क्रेडिट ले सकते हैं. दैट मीन्स दिस इज योर रिफंडेबल टैक्स. दैट मीन्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एसेट. बट बच्चों ये एजम्पशन मेंशन करने का याद रखना है, ठीक है? एजम्पशन मेंशन करने का याद रखना.
बच्चों मान लो आप लोग सीए बन गए, सीए बन के आपने इनॉग्रेशन करना था, मतलब आपने फॉर्म ओपन कर दिया और उस फॉर्म का आपको करना था इनॉग्रेशन। और इनॉग्रेशन करने के लिए आपने सोचा कि हम आपके सर को बुलाते हैं, अभी आपने सोचा कि निहार सर को बुलाते हैं, उन्होंने हमको डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, उन्होंने हमको अकाउंट्स पूरा पढ़ाया था, तो हम फाउंडेशन में बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गए, है ना। तो यू थॉट कि निहार सर को बुलाते हैं वो रिबिन काटने के लिए, कि नहीं। इनॉग्रेशन में आपने एक्सपेंसेस किया, अच्छा खासा एक्सपेंस कर दिया, मान लो आपने टोटल एक्सपेंस कर दिया इनॉग्रेशन में 35 या फिर 30,000 लिख देते हैं, आपने 30,000 का एक्सपेंस किया, निहार सर को भी बुलाया, बाकी सब फैकल्टीज को भी बुलाया कॉलेज से, है ना। तो उस एक्सपेंडिचर को भी क्या मैं मेरी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड कर सकता हूँ, क्या मैं वो मेरी प्रीमाइसेस की कॉस्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो बच्चों इनॉग्रेशन एक्सपेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ असेट, है ना, उससे कोई आपका वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, इसका बेनिफिट क्या मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है, ये सब चीजें उसमें कंसिडर नहीं की जाती। तो हमेशा याद रखना दैट इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इज नॉट considered as your cost of asset। आपकी कॉस्ट ऑफ असेट में इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऐड नहीं होता है, नहीं होता है मतलब नहीं होता है, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग से जो आज बता रहा था ना आपको बच्चों, पीपीई कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आता है बच्चों, उसी स्टैंडर्ड में ऐसा भी कहा है कि व्हेन यू रिप्रेजेंट योर पीपीई, सॉरी जस्ट अ मिनट, when you represent your PPE in balance sheet, जब आप बैलेंस शीट में आपका प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट रिप्रेजेंट करते हो या फिर फिक्स्ड असेट को रिप्रेजेंट करते हो, तब ऐसा कहा है कि यू विल रिप्रेजेंट एट इट्स कॉस्ट इन इनर कॉलम, मतलब मान लो फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो, है ना, उसमें से हम माइनस करेंगे उसका डेप्रिसिएशन, याद होगा सर आप यही तो करते थे हम पहले, उसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो भी वैल्यू माइनस करेंगे जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसी को आप आउटर कॉलम में ले जाते थे। यस सर याद है बच्चों, दैट मीन्स योर असेट मस्ट बी रिप्रेजेंट एट इट्स book value in the asset, or you can say it is called as your written down value also। मतलब asset must be represented in the balance sheet at its book value। and what is book value? book value means the cost minus depreciation, ठीक है। और ये कैसे क्या, वो जब आप अकाउंटिंग करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी चीजें, वैसे ये पता ही है हमेशा किस पे प्रेजेंट करते हैं, बुक वैल्यू पे। सर क्या सारी असेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं हम, क्या हम सारी की सारी असेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, जितनी भी असेट हो? नहीं सर, एक असेट ऐसी थी जिसपे हमने कभी डेप्रिसिएशन आज तक शायद चार्ज नहीं किया होगा, तो याद होगा ना आपको, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन कौन सी सर लैंड, बहुत बढ़िया, देयर विल बी नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, आपको पता ही होगा बहुत अच्छी तरह से, वापस लिख दे, क्योंकि उसकी वैल्यू डिटेरियोरेट नहीं होती है ऐसा माना नहीं जाता, उसकी वैल्यू तो जनरली अप्रिशिएट होती है क्या नहीं, तो वो जब हम रिवैल्यूएशन की बात करेंगे तब उसका काम आ सकता है, बट डेप्रिसिएशन हम लैंड के ऊपर चार्ज नहीं करते, हम लैंड के ऊपर चार्ज नहीं करते। सर याद आ गया सब कुछ अच्छी तरह से, तो थोड़ा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कुछ। चलो एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट बात करता हूँ ना, याद रखना, वो एसी का एग्जांपल याद है ना, परचेज किया था हमने, हाँ सर याद है, चलो उसी के ऊपर बात करता हूँ। लेट्स अस्यूम दैट यू हैव परचेज्ड एसी, you have purchased an air conditioner and AC on 1st of April 2026, अभी परचेज किया आपने 1st of April 2026, उसकी कॉस्ट आई थी मान लो 1 लाख, टोटल कॉस्ट ही अज्यूम कर लेंगे जो भी आई थी, है ना। बट बच्चों यू नो दैट इस मंथ में इतने बिजी होते हैं एसी टेक्नीशियंस कि उसके इंस्टॉलेशन करने में उनका टाइम नहीं होता। बच्चों आपने बहुत कोशिश की बट कोई इंस्टॉलेशन करने वाला नहीं मिला, खुद भी कोशिश की, खराब हो जाता था तो नहीं हुआ, छोड़ो। बात है कि एसी इंस्टॉलेशन आपने कब करवाया उसकी हम बात कर रहे थे। AC has been installed on 1st May 2026, मतलब 1 महीना लग गया AC इंस्टॉल करते करते, एसी इंस्टॉल करते करते 1 महीना हो गया। मतलब मुझे आप वो बताओ कि एसी आपने जब परचेज कर दिया था तब से क्या वो रेडी टू यूज था आपके, मतलब आप तब चाहो तो कूलिंग ऑन भी नहीं कर सकते थे, सही बात है कि नहीं। मतलब मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं कि 1st May 2026 को माय एसी वाज रेडी टू यूज, है क्या नहीं,
मैं ऐसा जरूर कह सकता हूँ, माई AC वॉज रेडी टू यूज ऑन 1 May 2026। बच्चों इसी रेडी टू यूज को हम एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, विच इज पुट टू यूज, विच इज पुट टू यूज। ठीक है, मतलब यू हैव परचेज्ड AC ऑन 1 April 2026, AC हैज बीन इंस्टॉल्ड ऑन 1 May। मान लो डेप्रिसिएशन आपको परसेंटेज में दिया था, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। अभी भी मेथड वही रखना बच्चों, एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मैंने आपको पहले नहीं बताया बच्चों, ये अगर परसेंटेज फॉर्म में भी डेप्रिसिएशन आता है तो भी हम कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करते हैं। अभी आप उतना ही समझो, बाकी मेथड का डिस्कशन तो अब तक किया भी नहीं। 10% आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, मतलब मुझे बस इतना जानना है कि इसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, इसकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है। आई जस्ट वांट टू नो दैट। मतलब क्या 1 लाख रुपीज के ऊपर आप 10% चार्ज करोगे सीधा फॉर द होल ईयर? परचेज किया था 1 अप्रैल को, परचेज किया था आपने 1 अप्रैल को, पुट टू यूज हुआ या रेडी टू यूज हुआ है वो 1 मई को। तो उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट कहां से करेंगे, वेदर टू फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और वेदर फ्रॉम द डेट ऑफ योर एसेट वाज बीइंग रेडी टू यूज। तो बोलना मत बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ योर एसेट इज बीइंग पुट टू यूज और रेडी टू यूज। क्या हो गया, your asset is being put to use or ready to use। तो that please remember that thing। 1 मिनट ये अंडू करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हो जाए अच्छे से तो हम आगे बढ़े। चलो ठीक है, हो गया सर। कब से होगा बच्चों कैलकुलेशन? फ्रॉम द डेट व्हेन योर एसेट इज बीइंग रेडी टू यूज और पुट टू यूज। बोलना मत कभी भी, इस दिन से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होना स्टार्ट होता है। मतलब अगर मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 1 लाख इंटू 10% इंटू 11 बाय 12 मंथ होगा, है ना, क्योंकि 12 मंथ से डिवाइड करेंगे सर, 12 मंथ से डिवाइड करेंगे 10,000 को, 1 लाख का 10% 10,000, उसको आप डिवाइड करो 12 मंथ से, यू विल गेट योर मंथली डेप्रिसिएशन। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज यू हैव यूज्ड इट फॉर ओनली 11 मंथ, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज 9167। दैट मींस डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी चार्ज एट 9167 बिकॉज एसेट वाज बीइंग यूज्ड फॉर 11 मंथ ओनली। तो ये चीज याद रहेगी आपको, यस सर, हमेशा याद रहेगी, गलती ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो मेरा एक एग्जांपल था जिसमें हमने एक चीज क्लियर कर ली, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है फ्रॉम द डेट ऑफ एसेट वाज बीइंग रेडी टू यूज, है ना। बट देयर इज अनदर एग्जांपल, लेट अस कीप दैट इन द सेम एग्जांपल। ये जो ऊपर वाला एग्जांपल है ना, सेम ही रखते हैं, सेम एग्जांपल, बट एक डेट इसमें मैं ऐड कर देता हूं। मतलब एक डेट थी यहाँ पे परचेस डेट, एक डेट थी यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेट, अनदर डेट इज आई एम राइटिंग दैट बट इट इज स्टार्टेड यूजिंग। तो इंस्टॉलेशन तो हो गया था, इंस्टॉलेशन तो हो गया था, बट स्टार्टेड यूजिंग द AC। हमने स्टार्ट किया बच्चों यूज करना उसको 15 मई 2026। मतलब इंस्टॉलेशन के भी 15 दिन बाद हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया है। स्टार्टेड यूजिंग, एक्चुअली स्टार्ट ऑफ यूजिंग, मैंने AC ऑन किया और उसको यूज करना स्टार्ट किया है 15 दिन बाद। तो मतलब आज अभी आपके पास 3 डेट है ना, एक है परचेज डेट, एक है रेडी टू यूज डेट और एक है स्टार्टेड यूजिंग डेट, एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग डेट। बट अगर ऐसा है तो बच्चों डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है वो याद रहेगा आपको। याद रहने की बात तो बाद में, पता है क्या आपको? डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। बच्चों यूज आप करोगे ना करो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो रेडी टू यूज है ना, मतलब डेप्रिसिएशन तभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द date of an asset, from the date of an asset is being ready to use। ठीक है, asset is being ready to use से बच्चों स्टार्ट होता है हमारा काम, ना कि एक्चुअल यूज से स्टार्ट होता है। मतलब आपने उस AC को इंस्टॉल करने के बाद स्टार्ट किया हो कि नहीं किया हो, आप डेप्रिसिएशन क्लेम जरूर कर सकते हो बिकॉज इट वाज रेडी टू यूज। इज दैट क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर। बहुत अच्छे हो बच्चों आप लोग, क्योंकि आपको सब चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है और हमने बहुत बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया है बच्चों आज। बट चलो आगे और एक बात ऐसी करते हैं जो आपको बहुत अच्छे से आती है, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन,
है ना। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बच्चों आप पढ़े थे, वैसे दो मेथड तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। कौन सी दो मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। यस यस, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले पहली मेथड की बात करते हैं, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड, विच इज स्ट्रेट लाइन मेथड। बच्चों और भी उसके नाम होंगे कई कई, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलो। देयर आर मेनी नेम्स ऑफ द सेम मेथड। वी हैव डन ऑलरेडी वन एग्जांपल अकॉर्डिंग टू इट। मतलब आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, जिसमें in a cost of asset we have calculated one cost of asset which was 11 lakh in the first example. We have deducted residual value in it, residual value हमने उसमें से माइनस की थी to calculate the actual cost, and we have divided it with the useful life of the asset, useful life of the asset। तो यही उसकी फॉर्मूला बन जाएगी। और कौन सी बड़ी बात। तो डेप्रिसिएशन कैन बी चार्ज बाय कॉस्ट ऑफ असेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, है ना। बट हाँ, एक एग्जांपल ऊपर अभी अभी जो करवाया ना, जिसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, है कि नहीं। बट मैं अगर आपको पूछूं कि इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन अ परसेंटेज फॉर्म, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर आपको दिया हो परसेंटेज फॉर्म में कि 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मुझे तो खाली वो पूछना था परसेंटेज फॉर्म में अगर दे तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ, मेरा सवाल क्या है, डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ योर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, के फिर कॉस्ट ऑफ एसेट में से रेसिडुअल माइनस करके डेप्रिशिएबल वैल्यू जो आती है उसका यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ तो आपने क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, मतलब डेप्रिशिएबल वैल्यू हुई डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ हुआ। बट अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया हो तो आप किसका परसेंटेज निकालोगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू का के ओरिजिनल कॉस्ट का परसेंटेज निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट का। सही बात की है बच्चों आपने। किसके परसेंटेज निकलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट के ही परसेंटेज निकलते हैं। ऑलवेज याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन भी कर लेना। इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इज इन अ percentage form, then depreciation is percentage of original cost only, not of the depreciable value। तो याद रखना बच्चों, है ना, याद रखना बच्चों। सर याद ही है, फिर भी बात कर ली हमने, अच्छी बात है। मान लो बच्चों अगर आपने डेप्रिसिएशन परचेज किया हो, उसी एग्जांपल की बात करूं, सॉरी अगर आपने असेट परचेज की थी, माय बैड, मैंने डेप्रिसिएशन परचेज बोल दिया। बट इसी एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने डेप्रिसिएशन पर, अरे यार वापस, कोई बात नहीं, सॉरी। इफ वी हैव परचेज्ड अवर एसी at rupees 1 lakh on 1st April 2026 and we have installed that on 1st May 2026, मतलब you guys were aware that if we are going to charge depreciation from the based on the date on which your asset was being put to use, तो हम depreciation charge करेंगे on depreciation charge करेंगे on from the date of asset being put to use। मतलब आप 11 मंथ का ही आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। मतलब अगर आपने असेट परचेज की हो इन बिटवीन द ईयर, या तो रेडी टू यूज हुई हो इन बिटवीन द ईयर, मान लो मिड ईयर में हुई है, तो डेप्रिसिएशन भी आप हाफ ऑफ द ईयर का ही चार्ज करते हैं, पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। हाँ सर वो तो पता ही है, फिर भी हम एक नोट लिख देते हैं, इफ परचेज ऑफ असेट इन द मिड ईयर, अगर मिड ईयर में आप परचेज करते हो, then depreciation also will be calculated, calculate depreciation on the remaining month only, for the remaining month only, remaining month of your accounting year, है ना। depreciation must be calculated for the remaining month of your accounting year। चलो सर क्लियर है, रिमेनिंग मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इतना तो सर सब कुछ समझ में आ गया, याद भी आ गया, कौन सी बड़ी बात है, पहले से करते आए हैं। तो एक काम करते हैं, अभी एक काम करते हैं, कब से हम कंसेप्ट किए जा रहे हैं ना,
तो एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं जिसमें हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली, बट डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, दैट विल बी प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट एक्सेट्रा, जो आपने पहले भी किया हुआ है। तो पहला ही क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं हमारी मॉड्यूल का, इलस्ट्रेशन 1 फ्रॉम अवर मॉड्यूल इटसेल्फ, जिसमें देखते हैं पूछा क्या है, बेस्ड ऑन दैट हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, हम मॉड्यूल पे चले जाते हैं एक बार, मतलब हमको पता चल जाए कि क्या करना है। आपके पास मॉड्यूल होगी बच्चों, ओपन कर लेना आप मॉड्यूल, है ना, आप मॉड्यूल ओपन कर लेना। होप सो बच्चों आपको विजिबल होगी मॉड्यूल, है ना, मैंने शेयर भी की है, आपको विजिबल भी होनी चाहिए। This is the illustration 1 from your module, as you can see page number 5.11, आप नोट डाउन भी कर सकते हो। illustration 1 is about Jain brothers acquired a machine on 1st July 2021। बच्चों कब आपने एक्वायर की है, मिड ईयर में की है, उतना तो क्लियर है। डेट 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 पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एक बच्चा अगर डेट मिस करता है तो डेप्रिसिएशन की पूरी आप कैलकुलेशन खराब कर दोगे। तो डेट्स के ऊपर पूरा ध्यान रखना, अगर ना समझ आए तो उसको नोट डाउन भी करते जाने का गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, है ना। जैसे कि इसी एग्जांपल में मैं मेंशन करूं तो गिवन इन्फॉर्मेशन में कुछ है आपके पास, लिखा है कि एक्वायर्ड मशीन ऑन 1st जुलाई 2021, तो मान लो इसको हम मशीन 1 मान लेते हैं, है ना। आपको वही मशीन परचेस करने की डेट भी मेंशन कर रखी है, विच वाज 1st जुलाई 21। कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन विच वाज 14 लाख। यस सर, परचेस कॉस्ट तो गिवन है, 14 लाख में आपने बाय किया है। एंड स्पेंड 1 लाख ऑन द इंस्टॉलेशन ऑल्सो। ओके, इसमें इंस्टॉलेशन भी है, और आपको याद होगा ना इंस्टॉलेशन चार्ज तो हम क्या करते हैं, वी आर एडिंग इट अप in the purchase cost of the asset, that means your total cost is 15 lakh। yes sir, याद आ गया बहुत अच्छे से, 15 lakh था। the firm writes of depreciation at the rate 10% per annum। क्या बोला है, 10% per annum परसेंटेज फॉर्म में दिया है ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एवरी ईयर। बच्चों ये ओरिजिनल कॉस्ट देख के आपको समझ में आ गया कि आपकी मेथड जो हम फॉलो करने जा रहे हैं, विच इज SLM मेथड। द बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर एवरी ईयर। बच्चों यही तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, मतलब आपका जो ईयर है जिस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो कैलेंडर ईयर फॉलो होगा, मतलब द ईयर विल बी फॉलोड फ्रॉम जैन टू दिसंबर। बट हमको आदत होती है ना भाई, जैन टू दिसंबर की जगह पे हम तो अप्रैल टू मार्च में ही चलते हैं। ऐसा नहीं है, डेट्स मैंने पहले ही कहा, डेट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एग्जांपल बहुत बेसिक है, दे हैव आस्क्ड टू शो द मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 21 एंड 22। वी विल डू वन मोर थिंग विद इट, वी विल डू जर्नल एंट्रीज ऑल्सो विथ इट, है ना सर। जर्नल एंट्रीज के साथ साथ लेजर करते हैं ना, तो आपको याद रह जाता है सर कि कैसे किया जाता था। और ये जर्नल एंट्रीज लिखने का एक और बेनिफिट है, क्योंकि एक और मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। वो मेथड समझाने के लिए मुझे ये जर्नल एंट्रीज बहुत काम की। तो एक काम करते हैं, हम जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, हम दोनों लेजर अकाउंट्स भी। ओके, यू कैन डू इट विथ मी ऑल्सो और वी कैन डू इट टुगेदर, है ना बच्चों, आप आराम से साथ में कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक एग्जाम्पल तो हमको क्लियर हो गया, मैं वापस चला जाता हूँ वन नोट पे और हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हमको बोला था, जिसमें मैंने देखा एक बात कि गिवन इंफॉर्मेशन वाज गिवन that you have purchased one machine and there were only one machine itself on 1st July 2021 at 14 lakh। installation charge was also paid on it, मतलब that also must be added 1 lakh, that means total cost of your machine was 15 lakh, we know that। तो ये हमने देख लिया उस पे, and they have mentioned that rate of depreciation is 10% of OG cost, ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मीन्स मेथड रहेगी SLM। और एक बात की थी आपको कि आपको फॉलो करना है कैलेंडर ईयर, आपको याद करना है कैलेंडर ईयर, मतलब जैन टू दिसंबर के बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन होगा। तो जुलाई में परचेज किया है, मतलब फर्स्ट ईयर में तो 6 मंथ का ही कैलकुलेशन होगा। जरा एक बार देख लेता हूं मैं, 21 एंड 22 2 इयर्स का बच्चों आपको पूछा हुआ है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का। तो बना दे अकाउंट, यस सर बना देते हैं, यस सर बना देते हैं, 2 ही तो अकाउंट बनाने हैं।
दो ही तो अकाउंट सर। आपका अकाउंट रेडी? यस सर, रेडी। ये था आपका पहला अकाउंट। दूसरा भी बनाने बोला था ना? हाँ हाँ, दूसरा भी बोला है। कौन सा बोला था? मशीनरी अकाउंट सर, हाँ हाँ याद आ गया। दूसरा था डेप्रिसिएशन। मशीनरी तो बना दिया आपने। एक और पेस्ट कर देते हैं हम, जिससे हमको हमारा अकाउंट मिलता है। यस, रेडी रेडी रेडी। आप भी बच्चों चाहो तो साथ में कैलकुलेशन करोगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं करोगे तो भी आप बाद में कर लेना, वीडियो तो आपके पास आ ही गया है। ठीक है, बट मैंने क्या कहा था साथ में, हम इस बार सिर्फ अकाउंट नहीं जर्नल एंट्रीज भी करेंगे। सिर्फ अकाउंट नहीं जर्नल एंट्रीज भी करेंगे, तो वो भी हमको थोड़ा याद रखना है, जिससे हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। तो मैं जर्नल एंट्रीज के कॉलम नहीं बना रहा, यू नो दैट पर्टिकुलर मतलब डेट, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट एलएफ नंबर के बेसिस पे हम एंट्री करते हैं, तो कॉलम्स आपको अच्छे से पता है। हम वन बाय वन जर्नल एंट्रीज भी करते जाएंगे और साथ साथ में अकाउंट्स भी बनाते जाएंगे। यस सर, बहुत सर, परफेक्ट। मैं जरा हेडिंग लगा देता हूँ। आप क्या परचेज कर रहे थे? मशीन, तो एक मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया। दूसरा आपको बोला था असेट परचेस करते हो आप, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया। तो दो लेजर अकाउंट्स आपके रेडी हो गए, और हम तो साथ में जर्नल एंट्रीज भी करने वाले हैं। ठीक है ना? हमने देखा बच्चों, सबसे पहले आपने असेट परचेज की थी कब? 1 जुलाई 2021। मतलब आप पहले एंट्री करना शुरू करने वाले हो फॉर द ईयर 2021। फॉर द ईयर 2021 से एंट्री आपकी स्टार्ट हो रही है, और उसमें हम 1 जुलाई की एंट्री कर रहे हैं। 1 जुलाई में हम परचेस करेंगे बच्चों मशीन। वेन एवर वी आर परचेसिंग एनी एसेट, डेबिट ही होता है ना, मतलब जर्नल एंट्री क्या होगी सर? जर्नल एंट्री क्या होगी सर? पता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब कैश और बैंक अकाउंट, बैंक ही लिखेंगे हम जनरली। टू बैंक अकाउंट हैवी अमाउंट है तो। कितने की थी सर? वैल्यू कितने की थी? 14 लाख की थी ना? परचेज आपने कितने में की थी? 14 लाख में की थी। 14 लाख में की थी। ऑन द 1 जुलाई दिस एंट्री वाज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जुलाई को हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पे क्या? टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 14 लाख। एज यू कैन सी, installation charges has also been incurred of rupees 1 lakh and that was added in the machinery account। मतलब एंट्री क्या लिखोगे? इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट करोगे? अरे नहीं, पागल हो गए हो क्या? हमने बात नहीं की थी, वो मशीन में ही ऐड करना है। दैट मींस द एंट्री विल बी द सेम जो हमने आपको लिखी है, कैपिटलाइज करना होता है ना? मशीनरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, बोलना मत है ऐसा कभी भी, टू बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे क्या सर हम इसको साथ में एंट्री नहीं कर सकते थे, दोनों अलग अलग क्यों किया आपने? आया होगा ना मन में ख्याल ऐसा, सर हमने तो पहले भी किया है, तब साथ में एंट्री करते थे, मतलब मशीन टू बैंक लिख देते थे, टोटल 15 लाख। हाँ कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको पता भी चले कितना इंस्टॉलेशन चार्ज पे किया था, है क्या नहीं? मतलब अनदर एंट्री विल बी देयर टू बैंक अकाउंट ऑन द सेम डेट। ऑन द सेम डेट इस बार खाली मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये है इंस्टॉलेशन चार्जेस, लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो आपने क्या किया, बस अभी असेट परचेज किया। आफ्टर परचेसिंग ऑफ असेट उस ईयर में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, वहां पे तो ऐसा बताया था कि डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे एट द रेट 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑन एसएन। ओरिजिनल कॉस्ट बच्चों कितनी है वो भी याद रखना आप। आपकी टोटल कॉस्ट आई है 15 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट इज टोटल 15 लाख। ठीक है, कब चार्ज होता है बच्चों डेप्रिसिएशन? कब चार्ज होता है? कब चार्ज होता है सर? ईयर एंड में चार्ज होता है। कब चार्ज होता है? ईयर एंड में। और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बच्चों 31 दिसंबर को होती है, और आपको पता है सर डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस, लॉस है मतलब, और डेप्रिसिएशन को हम P&L में डेबिट साइड पे ले जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और आपको याद होगा ना हम असेट में से ही माइनस करते हैं उसको, तो मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, है ना? डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। सिंपली हम मशीन अकाउंट वैल्यू माइनस कर देते हैं, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन की अमाउंट माइनस कर देते हैं। बच्चों कितना आएगा डेप्रिसिएशन सर? वो तो भूल ही गए थे बात करना। कॉस्ट का 10% बोला है, मतलब 15 लाख वॉज योर कॉस्ट,
10% डेप्रिसिएशन वी हैव परचेज फ्रॉम 1 जुलाई, तो जुलाई से दिसंबर गिनो आप, 6 मंथ होते हैं बच्चों, 6/12 मंथ करोगे आपको वैल्यू पता चल जाएगी। 15 लाख का 10% 1,50,000 इंटू 6/12 इट विल बी 75,000, मीन्स वी आर गोइंग टू चार्ज 75,000 डेप्रिसिएशन बच्चों। यस सर, समझ में आ गया। ये थी आपकी जर्नल एंट्री। अभी जर्नल एंट्री के हिसाब से हम पोस्टिंग भी अगर कर दे तो आप 31 दिसंबर को मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई नो दैट यू गाइस आर अवेयर ऑफ इट, अमाउंट विल बी 75,000। ठीक है, तो अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्रेडिट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट किया है तो उसकी भी तो एंट्री होगी ना 2021। कब होगी? 31 दिसंबर को ही होगी। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू मशीन अकाउंट। कितनी अमाउंट? 75,000। 75,000 फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड बच्चों। 31 दिसंबर को कंप्लीट हो गया बच्चों। जैसे ही ईयर कंप्लीट होता है हमको बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं, लेजर अकाउंट क्लोज करने पड़ते हैं। तो जब भी आप लेजर अकाउंट क्लोज करते हो आपको पता भी होगा कि एवरी ईयर, याद है ना? के क्या याद है वो तो बताओ सर। हाँ हाँ बताते हैं, वही बता रहा हूँ कि एवरी ईयर जब आप डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करते हो तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, मतलब कहाँ लिखते हो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? बताओ तो सर। P&L में डेबिट साइड पे। हाँ वही सही पकड़े है कि नहीं? मतलब 75,000 को कहाँ शिफ्ट करोगे आप? 75,000 को कहाँ शिफ्ट करोगे आप? है ना? 31 दिसंबर को आप ले जाओगे उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब इसकी जर्नल एंट्री आएगी तो क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एवरी ईयर जब जब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर लेजर अकाउंट्स क्लोज करते हो तब जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको आप डेबिट कर दोगे और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज आउट कर दोगे, क्योंकि वो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता है। क्लोज कर दिया सर हमने। 75,000 का डेप्रिसिएशन हम ले गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज। बढ़िया सर, फर्स्ट ईयर की जर्नल एंट्री भी हो गई और बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो गए। नहीं नहीं, सब कहाँ क्लोज हुए हैं? ये तो बाकी है ना? हाँ सर ये बाकी रहेगा, कोई बात नहीं। मशीन अकाउंट भी क्लोज कर दे बच्चों। टोटल था आपका 15 लाख, टोटल था हमारा 15 लाख। और मशीन अकाउंट तो कैरी फॉरवर्ड होता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल था आपका 15 लाख, मेंशन कर दिया हमने टोटल भी। और जो बैलेंस आएगा कितना आएगा सर? 14,25,000। 75,000 ही तो माइनस करना था। जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा ऑन 31 दिसंबर उसमें आप मेंशन कर दोगे बाय बैलेंस। कुछ लोग कैरिड डाउन लिखते हैं, या तो आप उसको कैरिड फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कैरिड फॉरवर्ड करोगे बच्चों नेक्स्ट ईयर की जब स्टार्ट करोगे आप 2022 में 1 जनवरी को सेम अमाउंट वापस ब्रॉट डाउन भी करनी पड़ेगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना? जितना ब्रॉट फॉरवर्ड किया था उतना ही ब्रॉट डाउन होगा, विच इज 14,25,000। तो 14,25,000 अमाउंट ऐड कर दी यहाँ पे, और कोई दूसरी एसेट बाय करने की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब यही सीधा बैलेंस है। और अभी बात है कि नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन की बच्चों, नेक्स्ट ईयर भी एंट्री में कोई फर्क है क्या? नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ये जो एंट्री की थी आपने डेप्रिसिएशन की वो हम 2021 के लिए किया है ना? यही 2021 का हमने ट्रांसफर किया था, मतलब यही दो एंट्री जो की है थर्ड एंड फोर्थ, वही थर्ड एंड फोर्थ एंट्री वापस रिपीट होगी। वही थर्ड एंड फोर्थ एंट्री वापस रिपीट होगी, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट हो, मशीन अकाउंट मतलब मशीन में ही क्रेडिट साइड पे लिखना होगा, बट इस बार डेट चेंज हो जाएगी। 2022 का 31 दिसंबर होगा। लिख देंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट ईयर के जैसे ही सेकंड ईयर की भी जर्नल एंट्री हम लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट पे, बट इस बार 10% डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर कैलकुलेट करना है ना। मिड ईयर से हमने स्टार्ट नहीं किया है, पहली जैन से स्टार्ट किया। और मेथड है आपकी एसएलएम, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट का ही 10% निकालना पड़ेगा, मतलब द डेप्रिसिएशन चार्ज विल बी 1,50,000। और आपने उसको मशीन में से माइनस कर दिया। यस सर कर दिया हमने, क्रेडिट साइड पे ले गए। और उसी की दूसरी इम्पैक्ट यहाँ भी तो देनी थी, वो भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं। 2022 हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर की, और यहाँ से टू मशीन अकाउंट मेंशन कर देते हैं, मतलब मशीन अकाउंट में से वो अमाउंट वैसे भी माइनस कर दिया। और जैसे ही आप इसका भी टोटल करोगे
बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,50,000 ही, सेम ही आने वाली है। और इसका क्या करते हैं बच्चों, 31 दिसंबर को क्या करोगे इसका, सर आपने ही तो बताया था और हमको पता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड में ट्रांसफर हो जाता है। हमने फर्स्ट ईयर में 75 किया था, इस बार अमाउंट चेंज, एंट्री सेम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे बैलेंसिंग फिगर 1,50,000। सर बहुत इजी है ये तो। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, इट्स वेरी इजी। टोटल अमाउंट मशीनरी अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, इट इज 14,25,000। यहाँ पे लिख देते 14,25,000, 14,25,000 माइनस 1,50,000। देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस कितना आता है बच्चों, 1,50,000, 1,00,000 मतलब 1325, 50,000 मतलब 12,75,000 का आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ऑन द सेम डेट 31 दिसंबर इटसेल्फ। वी विल राइट ओवर हियर बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और कैरिड। नेक्स्ट ईयर वापस बच्चों उसको ब्रॉट डाउन करना होता है, अभी हम उसको नहीं लिख रहे बट इट्स ओके। आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई सर, जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई सर, सब कुछ समझ में आ गया। इट वाज क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, इट इज क्रिस्टल क्लियर। ये मेथड थी आपकी कौन सी, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब जब हमने मशीन का डेप्रिसिएशन काउंट किया था, जब हमने मशीन के डेप्रिसिएशन को काउंट किया, मैं अभी यहाँ खाली ऐसे ही लिख रहा हूँ, जो मशीन आपने परचेज किया था 1 जुलाई 21 को, टोटल कॉस्ट हमने उसकी कंसिडर की थी 15 लाख, है ना। उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया एट द रेट 10% ऑफ ओजी, बट ये कितने टाइम के लिए था, 6 मंथ के लिए। मतलब यू हैव डिडक्टेड डेप्रिसिएशन ऑफ 75,000। आपकी वैल्यू आई थी 14,25,000 नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग की वैल्यू, दैट मीन्स इट वाज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड ऑन 1/1/22। देन आफ्टर यू हैव चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। बट आपको याद ही है ये मेथड थी कौन सी, SLM। कौन सी मेथड थी, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब ये 10% किसका निकलता था, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट का। मतलब यू हैव डिडक्टेड 1,50,000, वाह भाई वाह, 12,75,000। तो दैट वाज योर क्लोजिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर। आपने जो कैरी फॉरवर्ड किया 31 दिसंबर 22, दैट वाज योर बुक वैल्यू, जिसको आप बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हो नेक्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में 14,25,000 रिप्रेजेंट हुआ। SLM मेथड से ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। यस सर, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। अरे सर ये सब तो क्या बचपन की बातें हैं जो आप लोगों ने इतनी आसानी से की है कि कोई बड़ी बात आपके लिए है नहीं जानने के लिए। वैसे बच्चों पढ़ते रहोगे तो कभी कोई भी बात बड़ी लगेगी ही नहीं, और हम इतना इजीली पढ़ेंगे कि मजे करोगे आप बच्चों। दूसरी भी मेथड थी ना रिटर्न डाउन वैल्यू, याद है, दूसरी भी मेथड थी रिटर्न डाउन वैल्यू, सब याद तो है अच्छे से। इसको आप दूसरा भी नाम आपको याद होगा इसका, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते थे। रिटर्न डाउन वैल्यू कहो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहो, अलग अलग नाम है इसका। अगर इस एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल में अगर हम डेप्रिसिएशन इस मेथड से कैलकुलेट कर रहे होते, मान लो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी भी सेम ही है, तो आप कैसे कैलकुलेट करते बच्चों में। ये जो सेम वर्किंग हमने यहाँ पे किया है ना, वो सेम वर्किंग में यहाँ पे रिपीट करने जा रहा हूँ, बस खाली मेथड चेंज हो गई। 1 जुलाई बच्चों, ये मशीनरी अकाउंट का पार्ट नहीं है, मैं बस खाली विजिबल इधर हो इसलिए रखा हुआ है। 1 जुलाई 21 में आपने मशीन परचेज की, यू हैव रिटर्न वैल्यू 15 लाख ऑन इट, सर डन। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना था एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। खाली मेथड चेंज हो गई WDV। बच्चों फर्स्ट ईयर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, फर्स्ट ईयर में तो सिंपली आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा और उसी वैल्यू को माइनस करके, इसी वैल्यू को माइनस करके आपकी ओपनिंग बैलेंस आ गई थी 14,25,000, 14,25,000 which was book value as on 31st December 22 और 21, या तो आप 1/1/2022 की वैल्यू मान लो इसको। उसमें से माइनस करते हैं हम डेप्रिसिएशन। बच्चों इधर ही चेंज है ना, यस 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 यस, इधर ही चेंज है, याद आ गया होगा वैसे आपको, इधर ही चेंज है। एट द रेट 10% हम चार्ज करेंगे, 10% ऑफ यहाँ पे मैटर करता है। यहाँ पे जो 10% किया था आपने
वो किया था 15 लाख का, मतलब ओजी कॉस्ट का, ओरिजिनल कॉस्ट का, बिकॉज इट वाज स्ट्रेट लाइन मेथड। बट अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है तो 10% जो हम निकालेंगे, 10% ऑफ 14.25 लैक्स का निकालोगे, आपकी डब्ल्यूडीवी का निकालोगे, मतलब आपकी बीवी का निकालोगे, बुक वैल्यू का निकालोगे। बीवी मतलब बुक वैल्यू की ही बात कर रहे हैं हम, बुक वैल्यू का निकालेंगे, है ना। 14,25,000 का 10% मतलब आपका डेप्रिसिएशन कितना आता था, 1,42,500। क्या बात कर रहे हैं, क्लियर है ना। मतलब 14,25,000 में से आप 10% माइनस कर दो, मतलब 12,82,500 आपका टोटल आता था, क्लोजिंग बैलेंस आता था 12,82,500 must be your book value or it is your written down value, है ना। क्लियर है सर। मतलब चेंज कहाँ आता था बच्चों, मशीनरी अकाउंट में आपने फर्स्ट ईयर का जो कैलकुलेशन किया था, जो एंट्रीज की थी, बैंक, इंस्टॉलमेंट, डेप्रिसिएशन, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। बट आप जब सेकंड ईयर में आओगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन सेम है, बट जब आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखोगे, आपने इधर 15 लाख का 10% करके 1,50,000 लिखा था, इसकी जगह पे अगर मेथड डब्ल्यूडीवी है तो यहाँ पे 1,42,500 आता था कि नहीं सर, आता था ना, क्यों नहीं आता। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आता था, 12,82,500 होता था। अगर डेप्रिसिएशन 142,500 है तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी ट्रांसफर कितनी अमाउंट करते थे, सेम अमाउंट करते थे बच्चों, यहाँ पे सेम ही अमाउंट ट्रांसफर करते थे, थोड़ी सी चेंज आ जाता था अमाउंट में, है कि नहीं, थोड़ा सा चेंज आ जाता था अमाउंट में, 142,500 मेंशन करते, बस इतना ही फर्क है। मतलब जर्नल एंट्री में कोई फर्क है क्या, नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं बच्चों। जर्नल एंट्री में तो खाली अमाउंट में वेरी करेगा, बाकी जर्नल एंट्रीज तो सेम ही होती है, जर्नल एंट्रीज तो सेम ही होती है ना। समझ में आ रहा है, आपने जर्नल एंट्रीज भी देख लिया, आपने एग्जांपल्स भी देख लिए, एक एग्जांपल भी देखा कि नहीं, वी हैव चेक्ड डब्ल्यूडीवी मेथड आल्सो, बट इसमें एक और बच्चों मेथड आती है जो बेस्ड ऑन दैट वी आर कैलकुलेटिंग इट, अभी हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, है ना। अब तक जो कैलकुलेशन किया आपको अच्छे से पता है, और हमने अभी अभी आपके सामने पूरा कैलकुलेशन करके देखा और डिस्कस भी किया है ना। कि बच्चों आप बैलेंस शीट में भी जब भी दिखाओगे तो एक काम करते हैं ना, हम उसी के लिए थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड मेथड है क्यों और क्यों बनाया है। मान लो बच्चों आपने बैलेंस शीट बनाई है ना, मान लो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज असेट्स हम मेंशन करते हैं, हमको पता है, ठीक है। असेट्स में आप लिखोगे मशीनरी, असेट्स में आप लिखोगे मशीन जो परचेज किया था आपने अभी, मान लो ये बैलेंस शीट जो आपने बनाई है वो है 2021 की, तो मशीन में आप कैसे मेंशन करोगे उसमें कि जो आपने परचेज किया था 15 लाख में, तो आप यहाँ पे 15 लाख लिखोगे इनर कॉलम में, 15 लाख में से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस किया था आपने 75,000, तो आप 75,000 यहाँ से माइनस कर देंगे और आउटर कॉलम में दिखा दोगे आप 14,25,000, सही है ना। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, यस सर ऐसे ही करते हैं बच्चों। वही मान लो बैलेंस शीट आप बना रहे हो नेक्स्ट ईयर की 2022, फिर 2022 की जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम, तब असेट्स साइड पे जब आप मशीन लिखने जाओगे तो व्हेन यू विल राइट दैट मशीनरी एट इट्स बुक वैल्यू, राइट, 14,25,000 पे लिखोगे, उसी 14,25,000 में जो हमने कैलकुलेट किया था डेप्रिसिएशन, वो हम माइनस करेंगे विच वॉज 1,50,000, 1,50,000 माइनस करके जो आपकी वैल्यू आई थी आउटर कॉलम में आप लिख देते हो 12,75,000। तो इसी तरह से हम प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट। वैसे ही आप ईयर बाय ईयर आगे बढ़ते जाओगे और आपकी हर बार हम मशीनरी जो जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू थी उसी से स्टार्ट करेंगे, उसी का डेप्रिसिएशन डिटेक्ट करेंगे, फिर हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। बट बच्चों एक मशीन नहीं, कितनी सारी मशीन्स होती है कंपनी में, और इतनी सारी मशीन सबका हमको जो पता चलती है बैलेंस शीट देख के वो बुक वैल्यू ही पता चलती है। बट अगर ओनर को जानना हो कि भाई इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, तो क्या हर एक मशीन के लिए वो वापस बैक जाएगा 10 साल बाद, उसको इच्छा हुई मुझे इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जाननी थी जब परचेज किया तो क्या था, तो उसके रिसिप्ट चेक करनी पड़ेगी, है ना, परचेज इनवॉइस होगा तब वो चेक करना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली बैलेंस शीट में देख के कभी पता नहीं चल सकता कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी।
तो उसी ओरिजिनल कॉस्ट को जानने के लिए उसको इतने एफर्ट्स ना करने पर, है ना, इसके लिए एक और मेथड ऑफ अकाउंटिंग बनाई गई है, जहां पे याद रखना, ध्यान से सुनना, हर बार आपने अभी देखा क्या कि डेप्रिसिएशन को आप कहाँ ले जाते हो, मशीन में से माइनस करके उसकी वैल्यू रिड्यूस करते हो। क्या किया था, मशीन में से ही माइनस करके उसकी वैल्यू रिड्यूस कर देते हो। अभी जो सेकंड मेथड है, हम जिसमें अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं, वो सेकंड मेथड ऑफ अकाउंटिंग में बच्चों डेप्रिसिएशन असेट में से माइनस नहीं होता है। ऐसा कैसे? हाँ ऐसा, मतलब उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट बनाओगे, तब आपकी मशीन, ये 2021 लिखा मैंने, 21 में भी आपकी मशीन कितने पे दिखेगी, 15 लाख पे ही दिखेगी, एट कॉस्ट ही दिखेगी। जब आप 2022 में हम उसको लिखेंगे, मशीनरी वैल्यू कितने पे दिखेगी आपको, यहाँ पे हमेशा 15 लाख पे ही दिखेगी। मैं अभी भी इनर कॉलम में ही लिख रहा हूँ, हाँ आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा, कॉलम बनाया नहीं है, बट फिर भी समझ जाना। मशीनरी शुरू 21 में भी 15 लाख से होगी और 22 में भी 15 लाख से ही होगी। मतलब बैलेंस शीट में हमेशा आपकी मशीनरी जो दिखेगी वो किस पे दिखेगी, एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब जब भी आपको उस मशीन की कॉस्ट जाननी हो, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो फिर वो डेप्रिसिएशन को कहाँ ले जाएंगे बच्चों, उसी डेप्रिसिएशन को ले जाने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट क्रिएट किया जाता है। उसी डेप्रिसिएशन को पोस्ट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन होता है। उस अकाउंट को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या तो इसको हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से भी जान सकते हैं, या तो हम इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से भी नाम सकते हैं। मतलब क्या हुआ सर, एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन था वो हमने असेट में ट्रांसफर नहीं किया, असेट में से माइनस नहीं किया, उसकी जगह पे कहाँ ले गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ले गए। एक अलग अकाउंट ओपन कर दिया गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन कर दिए गए, एक अलग अकाउंट मेंशन कर दिया गया। मतलब अगर मैं बात करूं इसी एग्जांपल की जो हमने अभी अभी किया है, उसी एग्जांपल में क्या मुझे कैलकुलेट करना हो तो हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, ट्राई करें, सब जरूर करते हैं, क्यों नहीं करते। मतलब ये रहा, मैंने अकाउंट्स बच्चों आपके लिए बना के रखे हैं, वही सेम एग्जांपल है। कैलकुलेट करना शुरू करता हूँ। मतलब क्या होगा, बस एक बार आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम एग्जांपल के साथ साथ इसका कंसेप्ट भी समझते जाते हैं। 1 जुलाई को जब आपने परचेज किया तब एंट्री क्या की थी, मशीन टू बैंक, यस सर वही की थी। मतलब यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। एक बार आपने 14 लाख लिखा था, मुझे याद है अच्छे से, आपको भी याद ही होगा। एक बार आपने 1 लाख लिखा था इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए, सेम डेट पे 2 एंट्री की थी हमने, टू बैंक अकाउंट करके। कर देता हूँ वापस फटाफट, टू बैंक अकाउंट, है कि नहीं। फिर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की थी, हाँ सर डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने कहाँ लिखा था, हमने लिखा था इधर 2021 में 31 दिसंबर को आपने एंट्री की थी, 31 दिसंबर को हमने एंट्री की थी डेप्रिसिएशन की। एज यू कैन सी, कहाँ गई, हाँ सर ये रही, हमने एंट्री की थी डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे मशीनरी अकाउंट पे। मैंने कहा एंट्री क्या हुई थी उस टाइम पे, एंट्री क्या हुई थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। क्या एंट्री हुई थी, डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन को कहाँ ले जा रहे थे आप, मशीन अकाउंट। मैंने इस बार इस मेथड में क्या करने वाले हो आप, डेप्रिसिएशन को मशीन में नहीं ले जाओगे, मशीन की जगह पे कहाँ ट्रांसफर करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। मतलब अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें बच्चों, पहली जर्नल एंट्री तो एग्जैक्टली सेम आई है जो आपने की थी मशीनरी टू, जो आपने लिखी थी मशीनरी टू बैंक। द सेम एंट्री विल बी पास्ड व्हेन यू आर फॉलोइंग अनदर मेथड विच इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। मैंने हेडिंग लिख भी दिया है, आप देख सकते हो। सेकंड एंट्री इंस्टॉलेशन चार्ज वाली वो भी सेम है, बट जब थर्ड एंट्री आती है, ध्यान रखना, जब हम थर्ड एंट्री आती है, आप डेप्रिसिएशन अकाउंट तो जरूर डेबिट करोगे, आप डेप्रिसिएशन अकाउंट तो जरूर डेबिट करोगे बाय द सेम अमाउंट 75,000 ओनली। बट जो हमने क्रेडिट किया था मशीन अकाउंट, क्या क्रेडिट किया था, मशीन अकाउंट, उसकी जगह पे मैंने कहा क्या क्रेडिट हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलो या तो
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलो, सेम बात है, सेम अमाउंट से। तो एक एंट्री चेंज हो गई है कि नहीं, एक एंट्री चेंज हो गई। मतलब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना था मैं मशीन में क्रेडिट साइड पे नहीं लिख पाऊंगा, उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन के डेबिट में तो लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके लिए तो कहाँ ना है, 2021 में थे हम, उसके 31 दिसंबर को तो हम एंट्री जरूर करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होने वाला है, अमाउंट में कोई वेराइटी नहीं है, हम तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे आपने लिखा था टू मशीन, उसकी जगह पे अभी क्या लिखोगे आप, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पड़ेगी। मैंने वो अकाउंट भी बच्चों बना के रखा है 2021 में 31 दिसंबर, मैंने वो अकाउंट भी बना के रखा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट करके, देख सकते हो आप 75,000 हुआ क्या इससे बच्चों, आप देखो मशीनरी अकाउंट जो आपने बनाया था उसमें डेप्रिसिएशन आप लेकर ही नहीं गए, मशीनरी अकाउंट जो आपने बनाया था उसमें आप डेप्रिसिएशन ले नहीं गए हो। मतलब अभी हम जब ये अकाउंट क्लोज करने जाएंगे, फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया, टोटल आएगा इसका 15 लाख, टोटल तो आ ही जाएगा 15 लाख, उसमें तो कहाँ कोई चेंज है। मतलब क्लोजिंग वैल्यू भी आपकी कितनी दिखेगी, 15 लाख ओनली, क्लोजिंग वैल्यू भी कितनी दिखेगी, 15 लाख ओनली, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करोगे आप विच इज 15 लाख। नेक्स्ट ईयर जब आप मशीन अकाउंट वापस ओपन करोगे 2022 की 1 जनवरी को, तब आप एंट्री करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब आप जब भी आपका मशीन देखोगे आपको उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू दिखेगी, तब आपको उसकी वैल्यू कॉस्ट पे दिखेगी 15 लाख रुपीज, है क्या नहीं बच्चों। इसी 15 लाख को हमने ओपन किया है, उस ईयर में कुछ परचेज नहीं किया था, उस ईयर में कुछ भी परचेज नहीं किया था। ये अकाउंट तो बात की बात है क्लोज करना, पर पहला ईयर तो कंप्लीट करें सर। याद होगा आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने में लास्ट एंट्री जो हम करते हैं डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हाँ सर वो तो जरूर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका एक्सपेंस है। मतलब फर्स्ट ईयर है ये आपका, बराबर 75,000 से ही क्लोज होगी वैल्यू, 75,000 से ही क्लोज होगी, क्लोजिंग वैल्यू 75,000 ही बचेगी। 75,000 को आप 2021 में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो 31 दिसंबर के दिन ही, एंट्री उसमें कोई कहाँ फर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट की एंट्री होती है। तो यहाँ पे आप बाय पी एंड एल अकाउंट ही लिख दोगे बच्चों। मैंने ऊपर भी ये एंट्रीज में लिख दिया है, यहाँ पे सेम एंट्री आती है, यहाँ पे सेम एंट्री आती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। ये अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों, ये अकाउंट भी तो ओपन था ना, ये अकाउंट भी तो ओपन था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब ये अकाउंट भी क्लोज तो करना पड़ेगा सर, हाँ करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस आएगा इसका भी 75,000 बच्चों। इस बैलेंस को आप कहाँ ले जाते हो, कैरिड फॉरवर्ड करते हैं के पी एंड एल में ले जाते हैं। जो पी एंड एल में डेप्रिसिएशन जाता है, प्रोविजन नहीं जाता है। ये तो सिर्फ एक प्रोविजन को डेप्रिसिएशन था, वो आपने अलग अकाउंट ओपन किया क्योंकि आपको आपकी असेट को कॉस्ट पे दिखाना था। इसीलिए ये भी बच्चों हमेशा क्या होगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ही होता जाएगा। मतलब नेक्स्ट ईयर जब 2022 आएगा, आप 1 जनवरी को ये भी ब्रॉट डाउन करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप करेंगे नेक्स्ट ईयर 75,000 से। मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विल आल्सो बी शोन एज 75,000। समझ में आया, समझ में आया सर, समझ में तो आ रहा है वैसे। और आप बैलेंस शीट में कैसे रिफ्लेक्ट करोगे, कहाँ गया मेरा ऊपर, मैंने आपको कहीं तो लिख के बताया था ना, हाँ ये रहा। बैलेंस शीट में कैसे मेंशन करोगे, हमने लिखा था यहाँ पे मशीन, ओरिजिनली मशीन में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में 1425 लिखा था बच्चों। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी फर्स्ट ईयर में शांति से देखते रहना बच्चों, सवाल ज्यादा खड़े मत करना अभी जब तक कंप्लीट ना हो, है कि नहीं। कंप्लीट हो जाए फिर जो क्वेश्चन हो आप पूछना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम मशीन में से ही माइनस करते हैं बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कहता है ऐसा ही है ना कि बुक वैल्यू पे दिखनी चाहिए या WDV पे ही आपकी असेट दिखनी चाहिए। मतलब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहीं से माइनस करके आउटर कॉलम में 14,25,000 मेंशन करोगे। ये तो फर्स्ट ईयर की बात हो गई। अब तक तो सब ठीक है सर, क्या कर रहा हूँ मैं वो समझ में तो जरूर आ रहा है।
बट हमने कहा था एट कॉस्ट पे दिखनी चाहिए। हाँ 15 लाख कॉस्ट दिख रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सेपरेटली दिख रहा है 75,000। मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया 1425 क्योंकि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू पे दिखनी चाहिए, ऐसा भी रूल है ना। बट मुझे कॉस्ट भी जाननी है तो मैंने क्या किया, साथ में कॉस्ट भी कंसिडर कर लिया। एक मिनट, मैंने कॉस्ट भी कंसिडर कर लिया। तो इधर तक ठीक है सर। नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर तक ठीक है, फर्स्ट ईयर तक ठीक है, हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं ना। तो नेक्स्ट ईयर में जब हम जाएंगे तो आप देखोगे मशीनरी अकाउंट में तो क्या होगा बच्चों, मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया, वापस उसको क्लोज करें हम अकाउंट को। क्लोज करके जब, हाँ चले, जस्ट मिनट गाइस, हैंग हो रहा है, नहीं होना चाहिए, होप सो सही लगे जी। ये अकाउंट क्लोज करोगे बच्चों, वापस जो बैलेंस आएगा सेम बैलेंस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर ही नहीं किया था। तो नेक्स्ट ईयर भी जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगा 2022 दिसंबर में, 2022 दिसंबर में 31 को जब मैं अकाउंट क्लोज करूंगा, यहाँ भी मैं वापस लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना, 15 लाख रुपीज। सर यहाँ पे आप 15 लाख लिख रहे हो, यहाँ पे माइनस कर रहे हो, एक मिनट खाली रुक जाओ, बस खत्म ही होने आया है। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे बच्चों कितना था, 2022 आप 31 दिसंबर को चार्ज करोगे, कितना डेप्रिसिएशन था, 1,50,000 था ना। हाँ सर वही है, 1,50,000 था। वापिस इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही होगी। आप मशीन में नहीं ले जाते, उसको याद रखना, 1,50,000। तो 1,50,000 में यहाँ भी लेकर गया, सेम एंट्री मुझे यहाँ भी करनी होगी। वापिस क्रेडिट साइड पे एंट्री करूंगा ना मैं, 22 की 31 दिसंबर को मैं वापस एंट्री करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी वैल्यू आई, 1,50,000, 1,50,000 है ना। सभी अकाउंट अभी वापस क्लोज कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन क्लोज करेंगे, ऊपर वाला अकाउंट जो हमने बनाया था वो अकाउंट क्लोज करके तो सीधा सीधा सामने P&L में चले जाते हैं ना। सर पता है वो नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, मुद्दा यहाँ है, पॉइंट जो है वो इधर है। 1,50,000 प्लस 75,000, जरा बताना मुझे इसका टोटल कितना हुआ, 150 प्लस 75, सर 2,25,000 हुआ है। यस 2,25,000। आप देख रहे हो ना बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 75,000 था, फिर मैंने उसमें करंट ईयर का भी डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। अभी मेरा जो वो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो 2,25,000 आया है, और यहाँ भी मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ भी मैं लिख दूंगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,25,000। हर साल जितना भी डेप्रिसिएशन आता जाएगा, एवरी ईयर इट विल बी एडेड इनटू द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हम मशीन में डायरेक्ट माइनस नहीं करते, पहले डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, और उसको हम एवरी ईयर ऐड करते जाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में, है ना। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर जब आपकी बैलेंस शीट आएगी 2022 की, नेक्स्ट ईयर जब आपकी बैलेंस शीट आएगी 2022 की, तो मशीनरी अभी भी बच्चों कितनी दिख रही थी हमारे अकाउंट में, तो 15 लाख ही दिख रही थी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आया था आपका, एक्यूमुलेटेड 75,000 की जगह पे टोटल किया था ना अभी 2,25,000, अभी माइनस होगा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी में से, और आउटर कॉलम में हम मेंशन करेंगे जो भी वैल्यू आपकी आती थी 12,75,000, मतलब WDV भी दिख रही है और ओरिजिनल कॉस्ट भी पता चल रही है। बच्चों प्रैक्टिकली प्रोविजन की क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रोविजंस का या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की लायबिलिटी साइड पे मेंशन करना चाहिए। बट हमारे स्टैंडर्ड में ऐसा भी कहा है ना कि बुक वैल्यू पे भी दिखनी चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको आप बुक वैल्यू पे ही मेंशन कर रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को असेट में से माइनस कर रहे हो, मतलब आपकी क्रेडिट इंपैक्ट भी आ रही है और आप उसको बुक वैल्यू पे भी मेंशन कर रहे हो, आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट भी जान पा रहे हो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू अकाउंटिंग मेथड, हमने क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा था अकाउंटिंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने कैलकुलेशन भी किया, हम अकाउंटिंग मेथड भी पढ़ रहे थे, और 2 अकाउंटिंग मेथड हमने पढ़ ली जिसमें आपने जर्नल एंट्रीज पे निकाल ली कैसे कैसे करते हैं करके, है ना। 2 अकाउंटिंग मेथड कर ली,
तो आपकी पहली अकाउंटिंग मेथड तो ये रही जो आपने रेगुलर अकाउंटिंग किया था, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंशन किया है ना। दूसरी भी आपने मेथड कर ली, ये रही दूसरी भी मेथड आपने बना ली, विच इज व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। यू हैव सीन द डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं, एक ही एंट्री में डिफरेंस है, खाली कोई डिफरेंस नहीं, एक ही एंट्री में डिफरेंस है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करके मशीन में यहाँ ले जाके डेप्रिसिएशन को आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सेपरेटली ले जाओगे, और या आप तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में सेपरेटली ले जाओगे। इतना छोटा सा डिफरेंस आता है बच्चों, इससे ज्यादा अब तक जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट आपको याद होगा इस चैप्टर में इतना ही नहीं होता है ना। इन बिटवीन द ईयर आप मशीन सेल भी करते हो, सेल करते हो तो प्रॉफिट या लॉस भी आता है। हाँ सर किया था पहले भी, वापस भी करेंगे ना, उसमें क्या हो गया। तो जब आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, तब नॉर्मली एंट्रीज जब हम करते हैं विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या इम्पैक्ट आती है आपको वैसे पता है, हम करेंगे वापस। विथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या इम्पैक्ट आती है हम वो भी करेंगे वापस, है ना। तो तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, बाकी कहानी हम आगे जरूर बताएंगे। और हाँ, ये जो मैंने एंट्रीज लिखवाई है, ये दोनों एंट्रीज को नोट डाउन करना बच्चों मैंडेटरी है आपके लिए। और इसके नीचे कुछ स्पेस खाली रख देना, इसके नीचे कुछ स्पेस खाली रख देना, अराउंड 3 से 4 एंट्रीज आए वैसी कुछ स्पेस खाली रख देना, क्योंकि यहाँ पे सेल की एंट्रीज भी मुझे करवानी है कि व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन एंड नॉट मेंटेन, दोनों टाइम पे कंपैरेटिव एनालिसिस आपका इधर ही हो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिकली कैलकुलेट करने बैठोगे ना, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। होप सो बच्चों आपको पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं हुआ है तो ध्यान से वापस रिपीट करके एक बार देख लेना बच्चों। यू आर हैविंग अनलिमिटेड एक्सेस, है कि नहीं। जस्ट गो अहेड, कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी गाइस। सी यू देन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।